नमस्कार दोस्तों। कल हमने थ्योरम 2.6 तक कंप्लीट कर लिया था सेकंड चैप्टर में। आज हम थ्योरम 2.7 करेंगे और उसके अलावा इसके दो एग्जाम्पल है और एक दो थ्योरम और है वो कंप्लीट करेंगे और आज चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। थ्योरम 2.7 है, उसमें हमें दिया है कि कोई दो तुल्यकारी पूर्णांकीय प्रांतों का विभाग क्षेत्र भी तुल्यकारी होता है। मतलब इसने हमें ये चीज़ दे दी कि जो पूर्णांकीय प्रांत है यानी इंटीग्रल डोमेन है, ये दोनों एक दूसरे के तुल्यकारी है। हमें इनके विभाग क्षेत्र को एक दूसरे के तुल्यकारी सिद्ध करना है। विभाग क्षेत्र क्या होता है कि डी जो पूर्णांकीय प्रांत है उसमें कोई क्षेत्र एफ और कोई संक्रिया जो डी से एफ पर फाई है तो इनका जो सेट है वो एक अविभाग क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो अब हम इस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक इंटीग्रल डोमेन मानना होगा। थ्योरम 2.7 सबसे पहले हम इंटीग्रल डोमेन मानेंगे। माना डी एक पूर्णांकीय प्रांत है। हमें दो पूर्णांकीय प्रांत की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि हमें दोनों में विभाग क्षेत्र चाहिए होंगे। प्रांत है और उसमें जो अवयव है वो है फॉर ऑल ए बी सी टाइप के अवयव है जो पूर्णांकीय प्रांत डी में है। और इसी प्रकार माना एक अन्य पूर्णांकीय प्रांत, एक अन्य इंटीग्रल डोमेन डी डैश है। पूर्णांकीय प्रांत डी डैश इस प्रकार है कि, और हमें दिया हुआ है कि जो डी है और जो डी डैश है वो तुल्यकारी है। ये दोनों तुल्यकारी है और इनके जो विभाग क्षेत्र हैं उन्हें हमें तुल्यकारी सिद्ध करना है इस थ्योरम की मदद से। तो डी में किस प्रकार के अवयव है मैं आपको समझाता हूँ। ये इंटीग्रल डोमेन डी है और ये इंटीग्रल डोमेन डी डैश है। ठीक है, ये ब्रैकेट्स इसमें ए बी सी अवयव मान लिए और डी से कोई प्रतिचित्रण एफ है डी डैश पर, तो जब डी से डी डैश में जाएगा तो एफ जो ए है वो एफ ऑफ ए में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जो बी है वो एफ ऑफ बी में कन्वर्ट हो जाएगा और जो सी है एफ ऑफ सी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार का इसमें प्रतिचित्रण है। ये दोनों एक दूसरे के तुल्यकारी हैं, इसका मतलब इसमें समाकारिता भी लागू होती है। तो माना एक प्रतिचित्रण है, मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ। इस प्रतिचित्रण को एक प्रतिचित्रण एफ इस प्रकार है कि एफ है वो डी से डी डैश में समाकारिता है। क्योंकि तुल्यकारी होने के लिए समाकारी होना आवश्यक है, ये मैं आपको पहले की थ्योरम्स में बता चुका हूँ। तो समाकारिता में क्या होता है, पहले दो चीज़ों का योग होता है। मान लो ये दोनों चीज़ों का योग है, फिर ये आपस में टूट जाएंगे, जैसे एफ ऑफ ए प्लस में एफ ऑफ बी। इस प्रकार ये प्रतिचित्रण है वो टूट जाता है। ठीक है, दूसरा जो है इसमें मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई भी टूटता है। एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ बी, इस प्रकार मल्टीप्लाई भी इसमें टूट जाता है। और ये जो चीज़ है वो हमें स्टेटमेंट से मिली है क्योंकि ये दोनों तुल्यकारी हैं। हमें जो है दिया है, जो डी है वो डी डैश के तुल्यकारी है, उस चीज़ से हम इसे लिख रहे हैं। अगर ये समाकारी है तो इसका मतलब अगर ये तुल्यकारी है एक दूसरे के तो इसका मतलब क्या है कि जो एफ है वो प्रतिचित्रण है जो अकेकी भी है। एफ अकेकी भी है और एफ अछातक भी है। इनको मैं इक्वेशन मान रहा हूँ, दोनों को इक्वेशन नंबर मैं 3 मान रहा हूँ। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब डी का विभाग क्षेत्र एस मान रहा हूँ मैं। डी का विभाग क्षेत्र एस निम्न प्रकार है। हम विभाग क्षेत्र के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आपको उसके बारे में बता दिया है और उसमें किस प्रकार के अवयव होते हैं ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है। तो जो S होगा उसमें तो a बटा बी की फॉर्म में अवयव होगा क्योंकि F अप्लाई हुआ नहीं है उसमें। तो और जो AP अवयव है वो D से ही आएंगे क्योंकि S है वो D का विभाग क्षेत्र है और B है वो नॉट इक्वल टू 0 है। जाहिर सी बात है, 0 होगा तो वो इनफाइनाइट वैल्यू चली जाएगी। और जो D डैश है का विभाग क्षेत्र, D डैश का विभाग क्षेत्र मैंने माना S डैश
निम्न प्रकार होगा। तो एस डैश बराबर एफ ऑफ ए, क्योंकि उस पर प्रतिचित्रण एफ लागू हो रहा है तो एफ ऑफ ए अपॉन में एफ ऑफ बी, और ए बी अवयव है वो डी से है, कोमा बी है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो एफ ऑफ बी है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि इस कंडीशन से हम ये जानते हैं। अब हमें शो करना है टू शो एस तुल्यकारी है एस डैश के, ये चीज़ अब हम शो करेंगे। तो इसके लिए अब मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ कि हम किस प्रकार एस में अवयव ले रहे हैं और किस प्रकार हम एस डैश में अवयव लेंगे। तो एस में जो अवयव है वो ए बटा बी, सी बटा डी इस प्रकार की फॉर्म में है, और जो एस डैश में अवयव है वो उस पर एफ तो अप्लाई होगा ही होगा, साथ में फाइव भी अप्लाई होगा, एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी और एफ ऑफ सी ओवर एफ ऑफ डी प्रतिचित्रण के साथ, और इन दोनों के जो मध्य प्रतिचित्रण काम करेगा वो फाई करेगा, ठीक है। और ये एस डैश है। अब माना एस से एस डैश में प्रतिचित्रण फाई है, प्रतिचित्रण फाई एस टू ए डैश निम्न प्रकार परिभाषित है, तो इसमें क्या होगा कि फाई है जो ए बी पे जब अप्लाई होगा तो एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी में वैल्यूज को कन्वर्ट करेगा, एंड एफ वो जो फाई है वो सी ओवर डी पे अप्लाई होगा तो एफ ऑफ सी ओवर एफ ऑफ डी में कन्वर्ट करेगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले इसमें एफ प्रतिचित्रण अप्लाई हो रहा है, इस कारण से यहाँ पे जो वैल्यू है वो फाइव में कन्वर्ट होंगी, पर पहले वो एफ में कन्वर्ट होंगी। अब हमें फाइव को समाकारिता प्रूव करना होगा, उसके बाद एकैकी और असाधक की बात करेंगे। तो फाई है वो समाकारिता है, इसके लिए हमें दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना होगा। समाकारिता है इसके लिए तो फर्स्ट है कि फाई ऑफ ए बटा बी प्लस में सी डी, इनका डायरेक्ट अगर हम योग करेंगे तो वो बनेगा फाई ए डी प्लस में बी सी ओवर में बी डी। ये तो हो गया फाई की बात। अब हम इस पे एफ, जब एफ की बात करेंगे, ये तो अकेला फाई अप्लाई हुआ, फाई के बाद में ये वैल्यूज एफ में कन्वर्ट होगी, तो मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ एफ आएगा, यानी यहाँ पे भी एफ आएगा ए डी प्लस बी सी और अपॉन में एफ ऑफ बी डी। फिर ये एफ है वो इन दोनों को अलग अलग करेगा, तो एफ ऑफ ए डी प्लस में एफ ऑफ बी सी अपॉन में एफ ऑफ बी डी। ये जो है वो हम समीकरण एक से कर रहे हैं, समीकरण एक हमने यहाँ पे बनाई है, ये देखिए इस समीकरण एक से ये दोनों वैल्यूज है वो हमने अलग अलग की हैं। इसके बाद ये मल्टीप्लाई वाली वैल्यू है वो उसे हम अलग अलग करेंगे, तो एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ डी प्लस में एफ ऑफ बी डॉट एफ ऑफ सी, इसमें हम समीकरण नंबर 2 का यूज़ कर रहे हैं, और अपॉन में एफ ऑफ बी डॉट एफ ऑफ डी, इसमें हम समीकरण नंबर 2 का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें डी और डी डैश है वो तुल्यकारी बताए हुए हैं उस माध्यम से। फिर हम क्या करेंगे, इन पहले इसके बटा में वैल्यूज़ को, फिर इसके बटा में, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से डी कैंसिल होगा, यहाँ पे बी से बी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा एफ ऑफ ए ओवर में एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ सी ओवर में एफ ऑफ डी। अब तो यहाँ पे तो ये एफ ऑफ में है, लेकिन यहाँ पे तो ये वैल्यू एफ ऑफ में है, मतलब एफ ऑफ सी ओवर एफ ऑफ डी, लेकिन हम यहाँ से जानते हैं कि ये फाइव में कन्वर्ट हो सकती है, और समाकारिता क्या कहती है कि पहले इन दोनों का योग था, बाद में ये टूटनी चाहिए। तो इस कंडीशन से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे फाई ऑफ ए बटा बी आएगा, प्लस में यहाँ पे फाई ऑफ सी बटा डी आएगा, क्योंकि ये एक तरीके से इनके वैल्यूज़ है।
तो इस प्रकार ये जो समकारिता की फर्स्ट कंडीशन है उसको तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, तथा जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या है कि फाई ऑफ ए बी डॉट सी डी, यानी इनका मल्टीप्लाई वो बनेगा फाई ऑफ ए सी ओवर बी डी। फिर ये जो वैल्यूज़ है वो वापस एफ ऑफ में कन्वर्ट होगी, यानी एफ ऑफ ए सी और एफ ऑफ बी डी, इस हिसाब से, ठीक है। फिर ये वैल्यूज़ टूटेंगी, मल्टीप्लाई समीकरण नंबर 2 का यूज़ करके ये वैल्यूज़ टूटेंगी, तब क्या होगा एफ ऑफ ए डॉट एफ ऑफ सी इक्वल में, सॉरी इक्वल नहीं, अपॉन में एफ ऑफ बी डॉट एफ ऑफ डी। अब ये समीकरण नंबर 2 से यहाँ पे टूटी है, क्योंकि समीकरण 2 के हमने पहले माना हुआ था और वो हमें दिया बी है। एफ ऑफ ए ओवर में एफ ऑफ बी, इन दोनों को अलग अलग करेंगे, डॉट पे एफ ऑफ सी ओवर में एफ ऑफ डी। फिर वहाँ पे फाई की जो वैल्यूज़ है उसके अनुसार ये वापस फाई में कन्वर्ट होगी, तो फाई ऑफ ए ओवर ए बी डॉट सी ओवर डी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए बटा बी डॉट फाई ऑफ सी बटा डी। इनमें ये टूट गई वैल्यू, यानी अलग अलग हो गई, यानी ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। अब हम इसमें अकैकी सिद्ध करेंगे। अकैकी, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जो प्रतिचित्रण ए बटा बी है वो बराबर है सी बटा डी के। पहले हम बराबर लेके चलेंगे और लास्ट में इनके जो एलिमेंट है ए बटा बी इज इक्वल टू सी बटा डी सिद्ध करेंगे तो वो अकैकी हो जाएगा। तो फाइव से फिर वो एफ ऑफ ए अपॉन में एफ ऑफ बी में, इस चीज़ से, इस यहाँ से मैं रिवर्स किया मैंने यहाँ से, तो ये मुझे ये मिला, और ये यहाँ से a बटा बी इज इक्वल टू सी बटा डी, क्योंकि अगर ये प्रतिचित्रण इक्वल है तो ये जो अवयव है वो भी इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि एक का संबंध एक से आता है, फाई अकैकी है, फाई अकैकी है। तीसरी कंडीशन है जो आच्छादक के लिए है, आच्छादक, उसके लिए फॉर ऑल एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी का पूर्व प्रतिबिंब एस में ए बटा बी अद्वितीय रूप से विद्यमान है कि एफ ऑफ ए अपॉन में एफ ऑफ बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए बी के रूप में विद्यमान है। अतः एस है वो तुल्यकारी हो गया एस डैश के, और इस कंडीशन से जो फाई है वो आच्छादक सिद्ध हो गया, आच्छादक सिद्ध हो गया तो ये इसके तुल्यकारी हो गया। तो ये है थ्योरम 2.7। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब इसके बाद एक डेफिनेशन आ रही है अभाज्य क्षेत्र की। यदि किसी क्षेत्र F का उचित क्षेत्र विद्यमान नहीं है तो उसे अभाज्य क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे हम उचित उपवलय मौजूद ना हो तो उसके लिए था ना कुछ ऐसा ही, सेम वही कंडीशन है यहाँ पे। इसकी अगर कोई प्राइम फील्ड मौजूद नहीं है, मतलब इसकी कोई जो प्रॉपर, सॉरी, नो प्रॉपर सब फील्ड, ए फील्ड एफ इज said to be a prime field if it has no proper subfield। अगर इसकी प्रॉपर सबफील्ड नहीं है तो ये प्राइम फील्ड हो जाएगी। अब इस पे जो दो एग्जाम्पल है हम उनकी बात करते हैं। एग्जाम्पल एक क्या है? एग्जाम्पल एक है कि प्रमेय संख्याओं का क्षेत्र Q एक अभाज्य क्षेत्र है, यानी प्राइम फील्ड है। तो मैं मान रहा हूँ कि F है वो सब फील्ड है Q का। मैं एक क्षेत्र F मान रहा हूँ जो कि Q का सब फील्ड है। देन इसका मतलब क्या हुआ कि जो F है वो कंटेन कर रहा है Q में, तथा एक है वो मौजूद है F में, यानी जो F है वो Q में है और एक अवयव, एक एलिमेंट है जो वो हमें F में है, ठीक है। तो अगर एक F का अवयव है तो इन दोनों का योग, एक और एक का योग जो कि 2 होगा, वो भी मुझे F में मिलेगा, क्योंकि ये तो सेट की परिभाषा होती है कि
दो का योग हो, घटाव हो, उसमें मिलना चाहिए। फिर क्या है कि यहाँ से 2 मिल गया, यहाँ से 1 मिल गया, यानी 2 + 1 यानी 3 है, वो भी मुझे f में मिलना चाहिए। इसी प्रकार लास्ट में n - 1 + 1, तो n है वो मुझे f में मिल गया, यानी n तक के अवयव है जो मुझे f में मिल गए इस कंडीशन से। तो अब मैं क्या करूं, f एक क्षेत्र लिया है मैंने, f एक क्षेत्र है, तब f का जो प्रत्येक अवयव है उसका प्रतिलोमी उसमें विद्यमान होगा। प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जो है वो भी उसमें विद्यमान होगा, यानी अगर n अवयव f में आ रहे हैं तो -n भी उसमें मौजूद होगा। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, n और -n दोनों को ले रहा हूँ, जिससे मुझे क्या मिला कि n + -n का योग यानी 0 मिला, और 0 है वो z से है, क्योंकि क्यों में तो जो है हमें बटा में वैल्यूज मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो z है वो f में कंटेन कर रहा है, z वो कंटेन कर रहा है f में, क्योंकि हमें z में वैल्यूज माइनस और 0 और प्लस में होती है, और f में हमें पॉजिटिव में और क्षेत्र है तो उसमें नेगेटिव वगैरह सारी वैल्यू मिल रही है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि जो z है वो f में हमें कंटेन कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मान लीजिए कि a z का अवयव है, b भी z का अवयव है, और b ≠ 0 है। अगर b ≠ 0 है तब क्या होगा कि a f का हो गया, 0 ≠ b वो भी f का है, क्योंकि जो z है वो f में कंटेन कर रहा है। तो ए बी इनवर्स है वो भी f में हमें मिलेगा, क्योंकि वो एक क्षेत्र है और प्रतिलोम उसका विद्यमान होता है। इस प्रकार क्या हुआ कि इस कंडीशन से जो q है वो f में कंटेन कर जो है f में कंटेन करने लग गया, क्योंकि q में किस प्रकार की p/q की फॉर्म में जो वैल्यूज होती हैं वो हमें q में मिलती है। और ये जब कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो इससे हमें क्या मिला कि जो q है वो हमें f में मिल रहा है। और जब हमने इस कंडीशन और इस कंडीशन की तुलना की तो हमें पता चला कि जो f तथा q है वो दोनों तो एक ही चीज़ है। अतः जो f कंटेन कर रहा है q में तथा q कंटेन कर रहा है f में, वो ये बता रहा है कि q और f दोनों इक्वल है, यानी q है वो एक अभाज्य क्षेत्र है। अभाज्य क्षेत्र है। अभाज्य क्षेत्र का मतलब यहाँ पे क्या है कि जिसका कोई उचित क्षेत्र विद्यमान ना हो, बुक की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो f हम क्षेत्र जो f हम मान रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि खुद q ही है। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल नंबर हम 2 की बात करते हैं, जिसमें हमें एक क्षेत्र दिया हुआ है, यहाँ पे मॉड्यूलो फॉर्म में दिया हुआ है, और प्रत्येक अभाज्य p के लिए अभाज्य क्षेत्र है। तो इसके लिए मान लीजिए एक क्षेत्र, इसके लिए मैं एक क्षेत्र एग्जाम्पल नंबर 2, मानना f है वो zp का एक सब फील्ड है या उपक्षेत्र है। उपक्षेत्र है तब f है जो वो कंटेन करेगा zp में, क्योंकि हम इसका उपक्षेत्र माने हैं तो वो ऑब्वियसली इसमें कंटेन करेगा, और एक जो है वो मुझे f में मिलेगा, क्योंकि उपक्षेत्र है तो प्रतिलोम तत्समक वगैरह ये उसमें मौजूद होना आवश्यक है। तो उसी कंडीशन से मैं क्या कर रहा हूँ, एक f का है तो इन दोनों का योग जो है वो मुझे 2 वो भी f में मिलेगा। उसी प्रकार 2 + 1 3 जो कि है वो भी मुझे f में मिलना चाहिए। इसी प्रकार मैं p - 1 + 1 अवयव है वो भी मुझे जो है f में मिल गया। और सेम उसी कंडीशन का यूज़ करके जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में की थी, उसी कंडीशन से मैं कह सकता हूँ कि जो ZP है वो f में कंटेन कर रहा है, यानी एक तरीके से जो ZP है वो खुद ही f के इक्वल है, यानी ZP ही वो क्षेत्र उपक्षेत्र है जिसे हम उपक्षेत्र मान रहे हैं। अतः f बराबर ZP प्रूव कर दिया हमने इन दोनों कंडीशन से, और ZP एक अभाज्य क्षेत्र है। हमने सबरिंग में जाना था कि जो सबरिंग है वो 2 टाइप की होती है, इम्प्रॉपर सबरिंग और प्रॉपर सबरिंग।
जिसमें जो इम्प्रॉपर सबरिंग है उसमें या तो तस्म का वियोग का सेट जीरो खुद उपवलय होता है, या फिर जैसे जेड मान लो कोई सबरिंग उपवलय है तो वो इम्प्रॉपर सबरिंग में आ जाती थी। तो उसी प्रकार से जो जेड पी है वो जो हमने क्षेत्र उपक्षेत्र माना है सेम वही जेड पी ही वही उपक्षेत्र है, यानी हमने उसी को उपक्षेत्र प्रूव कर दिया। तो इस कंडीशन से क्या हुआ कि जो जेड पी है वो एक अभाज्य क्षेत्र हो गया। अभाज्य का मतलब क्या है कि जिसका कोई उचित क्षेत्र विद्यमान ना हो। उचित क्षेत्र में क्या हो जाता है कि जैसे उचित उपवलय में तो विषम उपवलय विद्यमान ना हो, वो कंडीशन होती थी। तो उचित उपक्षेत्र में क्या है कि अभाज्य क्षेत्र में अंतर्विष्ट उपक्षेत्र समय ही हो। देखिए ये बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है कि स्पष्ट है कि अभाज्य क्षेत्र F में अंतर्विष्ट उपक्षेत्र F समय ही है, और इसी कंडीशन का यूज है जो हमने इस एग्जाम्पल में किया है। इसके अलावा इस चैप्टर में दो थ्योरम्स रह गई है, 2.8 और 2.9। ये मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।